क्या ईडी सत्ता का राजनीतिक हथियार बन चुकी है? क्या ईडी सरकार के इशारे पर जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को परेशान करती है? या फिर ईडी राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है और विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता देता है? जी हां, ये वो सवाल हैं जो इस वक्त देश की राजनीति पर छाए हुए हैं। इस वक्त ईडी दो राज्यों में चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले एक और पश्चिम बंगाल में ईडी ने जब से आईपैक कंपनी पर छापेमारी की है, तब से वहां की ममता बनर्जी सरकार ईडी पर भड़क उठी है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर काफी कुछ कहना भी पड़ा है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल से ही सटे हुए राज्य झारखंड में भी ईडी का मामला गरमाया हुआ है। आज झारखंड में ईडी के अधिकारियों पर यह आरोप लगे कि उन्होंने आरोपियों के साथ मारपीट की है और इसके बाद रांची पुलिस जो है वो ईडी के दफ्तर तक पहुंच गई। इसके बाद यहां भी ईडी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया और ईडी पर सवाल उठने लगे। तो ईडी की इन्हीं कार्रवाइयों पर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और आप देख रहे हैं तर्कश। आज हमारे साथ इस बातचीत में कई सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ऋषभ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके साथ ही सत्येंद्र सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, वो पूर्व उप निदेशक हैं ईडी के। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सत्येंद्र सिंह जी के पास ही चलेंगे। सर, ईडी पर जो ये आरोप लगते हैं कि वो राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई करती है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कहा जाता है अपने विरोधियों को परेशान करने वाली बात, वही ईडी अक्षरशः उसका आदेश पालन करते हुए काम करती है। आपको, मेरे को-पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैं इस आरोप के ऊपर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ईडी जो है एक संवैधानिक संस्था है। हम कानून के द्वारा जो मैंडेट हमें मिला हुआ है, ईडी को जो मिला हुआ है, मैं अब रिटायर हो चुका हूं, उसी के तहत उसी दायरे में काम करती है। बाहर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, राजनीति, ये सब अलग है। देखिए, ईडी कोई आज नहीं बनी संस्था और ये आरोप प्रत्यारोप कब से शुरू हुए ज्यादा। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पहली बार जब गांधी परिवार के सदस्यों को सम्मन किया गया, तब पहली बार ये आरोप लगे, सड़कों पे प्रदर्शन हुए, सड़कें जाम की गई, ईडी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इससे पहले क्या राजनेता गिरफ्तार नहीं हुए थे? कांग्रेस की बात लीजिए, पी चिदम्बरम जैसे बड़े राजनेता गिरफ्तार हुए, तब कोई सड़कों पे नहीं आया, तब किसी ने दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया। उसके बाद एक ट्रेंड बन गया। दिल्ली में केजरीवाल जी के मामले में भी ये ट्रेंड बना और स्टेट में भी संजय राउत या जिनके खिलाफ कार्रवाई ट्रेंड मिला। आरोप क्या लगाए जाते हैं कि सिर्फ हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, एक्स के खिलाफ नहीं हो रही, वाई के खिलाफ नहीं हो रही। मतलब ये तो वो हो गया कि मेरी कमी जिसकी कमी से ज्यादा सफेद है। एजेंसी अपना एक काम कर रही है। एक भी मामले में यदि अदालतों ने देश की ईडी के अधिकारियों पर यह आरोप लगाया हो कि आपने जो है ये जो कार्रवाई की है, इसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, तब तो ये कहा जा सकता है कि ईडी सरकार के इशारे पे काम करती है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ सकते हैं। टाइमिंग तो अलग अलग है। ईडी की अपनी सोच है, नेताओं की अपनी सोच है कि चुनाव होने जा रहे हैं, कोई कहता है ये हो रहा है। अब आप एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की नजर से सोचें, वह क्या सोचता है कि छापा कब मारना चाहिए? जब अपराध से संबंधित कागजात या अन्य सबूत मिलने की सबसे ज्यादा संभावना हो। अब इसी मामले को ले लें। आईपैक को सुना है करीब 20 करोड़ रुपया हवाले से गया था। इस समय एक चुनाव है, नोटों का मूवमेंट भी शायद हो रहा होगा धन का। मैं नहीं कह सकता, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा कि ऐसा हो रहा था, लेकिन ईडी के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने सोचा कि ये सही मौका है, इस टाइम हमें ज्यादा से ज्यादा सबूत मिल सकते हैं अवैध धन के लेन देन के, जिससे कि जो मुकदमा जो जांच चल रही है उसमें उनको सहायता मिलेगी। क्योंकि देखिए, आखिर में जो अधिकारी है
उनको अदालत में जवाब देना है। खाली ये मीडिया या इसके हल्ले से काम नहीं चलता है। अदालत में जवाब देना, लीगल स्क्रूटनी होगी, और यदि अधिकारी ने जानबूझकर दुर्भावना से कोई कार्य किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये हमारी न्याय व्यवस्था है इस देश की। मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अपनी संवैधानिक संस्थाओं पे हम अंगुली ना उठाएं। सरकारें आएंगी, जाएंगी, बनेगी, बहुत जगह। और आज बंगाल की ले, वहां तो सरकार टीएमसी की है, तो ये कहें कि जो पुलिस कमिश्नर और ये उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, कानून से काम नहीं कर रहे। कर्नाटका की एजेंसियां क्या कानून से के दायरे में रह के काम नहीं करती है, इशारों पे काम करती है। तो मेरा निवेदन यही है कि अपनी संस्थाओं पे आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। संस्थाएं अपनी सही जगह पे काम कर रही है, यदि गलत करेगी तो हमारे देश की न्याय व्यवस्था उनको भी नहीं बख्शेगी। मैं यही कहना चाहता हूं। आप चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलते हैं। अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं, आपके पास आएंगे सत्येंद्र सर, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े भी मौजूद हैं जिन आंकड़ों के आधार पर आरोप लगते हैं ईडी पर। अजय जी, आपका क्या कहना है? ईडी जो कुछ पश्चिम बंगाल में करने गई थी और जो सवाल उठे उसकी कार्रवाई पर, और जो झारखंड में हो रहा है उसे लेकर। देखिए मान्यवर, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को आज आर्मी डे की और मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको, आपके लोकप्रिय चैनल और देशवासियों को हमारी तरफ से और हमारी पार्टी कांग्रेस की तरफ से। आपको भी बधाई और शुभकामनाएं सर। दूसरा, पश्चिम बंगाल और झारखंड तो छोड़ दीजिए, ईडी का एक सर्किल फिक्स है, आईक्यू तय है कि जहां जब चुनाव आते हैं और विपक्ष की पार्टियों पर, चूंकि सरकार का कुनबा उठा के देखिए, इसमें 240 सांसदों में से 135 सांसद तो अदर्स पार्टी से लेके जो आए हैं। अगर उन पर ईडीवी के मुकदमे थे या पोर्टल पे नाम था, तो वो वॉशिंग मशीन नामक मोदी जी की में साफ हो गए बीजेपी में, और धुल के पोर्टल से नाम हट गए। उसमें से कई उदाहरण, अजीत पवार साहब, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, कई सारे नाम है जो पूरे देश को, पोर्टल को पता है कि आज 5 साल पहले उठाइए जब से न्याय, अब देख लीजिए। ईडी का कन्वेक्शन रेट क्वेश्चन मार्क किया है कि 145 करोड़ लोग पूछना चाहते हैं कि ईडी कि आप अपराध केवल अपोजिशन के लोगों पे होते हैं। जब भी चुनाव होते हैं, सरकार के किसी भी नेता पर या सरकार के किसी भी मंत्री पर, वो कितना ही बड़ा ईडी के शिकंजे में, उस पर कभी भी एक्शन नहीं होता, उस पर छापे कभी नहीं पड़ते। उसका कारण है ये सरकार का पाठ्यक्रम है। मैं आपको थोड़े से आंकड़े भी बताऊंगा। भारत में केवल आर्थिक अपराधों की जांच करना और आर्थिक कानूनों को लागू करना है ईडी का मेन जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर का काम। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन, भगोड़ा आर्थिक अपराधी से जुड़े मामले होते हैं। तो हमारे 3 भगोड़े अपराधी हिंदुस्तान से गए हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 14 से लेकर 26 आ गया, तीसरी बार सरकार आ रही है। ना तो वो शराब व्यवसायी आए हैं, ना वो मेहुल चौकसी और वो हीरा व्यापारी आए हैं। कोई जवाब नहीं है, केवल जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम। अच्छी बात है। अब मैं आप कन्वेक्शन रेट पे आइए ईडी के। पार्लियामेंट में कहा, नेशनल हेराल्ड में है कि 5422 केसेस दर्ज हुए ईडी के अब तक, 5422 सीज्ड, और इसमें केवल कन्वेक्शन इन 23 केस। तो ईडी का कन्वेक्शन रेट 23 केस का मतलब आप समझ रहे हैं, कहीं भी नहीं है। और वो भी 23 केस बहुत पुराने, कभी 1-2 उसके रहे होंगे जिनमें अगर सिद्ध हुआ था। झारखंड के पुराने एक सिक्का करके एक सीएम वो थे। और अब मैं तीसरी चीज बताना चाहता हूं। बंगाल में 5 साल पुराना ये आईपैक का केस है, 5 साल पुराना। ठीक है भाई, आपने कहा कि ये चंदे का मामला है, कोल रिटेल का मामला है। अरे भाई, जब आपके यहाँ जांच की खबरें आती हैं 5 साल बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, हमें नीति और नियत पर देश की जनता सवाल पूछती है, देश की सरकार से, कि आखिर 5 साल से रावण और कुंभकर्ण की नींद ईडी देश की संस्था, चूंकि अब तो ईडी हो, चुनाव आयोग हो, आईटी हो, और जो भी हो, वो सारी संवैधानिक संस्था है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि खुल के कह रहा हूं कि देश की सरकार के झुकाव में, देश की सरकार के दबाव में काम करते हैं। वरना उनका हाल अशोक लवासा जैसा होगा, चुनाव आयुक्त थे, या ईडी में किसी का होगा तो उठा के किसी को सस्पेंशन का होगा, वो सबको पता है। या अभी प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल को किस तरह से रातों रात 12 बजे गो आउट किया गया।
मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि सरकार की मंशा और नीति और नियत बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भी साम दाम दंड भेद के हथकंडे सरकार अपनाकर, डराकर, धमकाकर अपोजिशन के लोगों को चुनाव को उस बल से जीतना चाहती है, पैसे के बल पर। बिहार पे आपने देखा, बंगाल में देखा, झारखंड में देखा, सजा हुई, वापस छूट के आए। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोगों की और सोनिया जी की कह रहे थे, जहां मनी का कोई सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, अभी कोर्ट ने तमाचा मारा कि भाई इसमें चलने लायक ही नहीं था, फिर आप कैसे लेके आए? चूंकि ओनली द पॉलिटिकल लेकिन अजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ये आईपैक वाला मामला है और पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज ईडी के अधिकारियों पर जो केस दर्ज हुआ था उस पर रोक लगा दी है। देखिए, जो कपिल सिब्बल साहब ममता बनर्जी के वो थे एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में आज उस पर चर्चा थी, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जब ये पूछा गया तो ये तो बट देखिए, जब भी ममता बनर्जी भी एक चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, वो किसी की खैरात से ये मुख्यमंत्री नहीं बनी कि साहब मोदी जी ने उठाया और बुला के तोड़ के और आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, ऐसे नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को उठाया, इनके यहाँ से तोड़ा और कह दिया लेके आए, नहीं तो फिर आपको इस घोटाले में उठा के जेल भेज दिया जाएगा। अजीत पवार को उठाया, कह दिया गया कि 75,000 करोड़। आपको याद होना चाहिए, चुनाव से पहले 27 तारीख को मध्य प्रदेश की एक सभा में कह रहे थे, मित्रों 75,000 करोड़ के भगोड़े अपराधी जेल में होंगे। और 4 तारीख को अगले महीने की 4 तारीख को वो बीजेपी में आ जाते हैं और उन्हें डिप्टी सीएम मिल जाता है। उनकी 10,000 करोड़ की संपत्ति ईडी से रिलीज हो जाती है। या आंकड़े हैं, डालकर देख लें, देश के लोगों ने पता तो चले। यहाँ बैठ के अंदर चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता के पास चलते हैं। 10 सेकंड में जी, 10 सेकंड में फाइनल और कर दो। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये देश में लोकतंत्र है। हमारे यहाँ भारत का खूबसूरत लोकतंत्र माना जाता है। अगर आप यहाँ अघोषित कर्फ्यू और तानाशाही करेंगे तो ये जनता 145 करोड़ लोगों की है, जवाब दे देगी। ज्यादा लंबा नहीं चलता, हिटलर भी 1932 से 45 तक चला था, अंत में उसने क्या किया था पूरा देश जानता है। तो देश के उन नेताओं को, लेकिन हाँ, एक शेर के साथ, कई कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज बतन बेच देंगे। अगर देश का मीडिया जागरूकता से सरकार से सवाल पूछने लगे और कहने लगे कि हाँ, जैसे आप पूछ रहे हैं खुले दिल से, और कहने लगे, डिबेट रख रहे हैं इसके ऊपर, इनको तो फरमान आ जाता है जोशी साहब का कि इस विषय पर डिबेट करिए बस आज, और कोई विषय नहीं है, और उसी विषय पर डिबेट होती है, वरना अपनी इनकी से वॉइस छीन चुकी है। तो मेरा फाइनल ये है, ईमानदारी से काम करिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार नहीं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋषभ जी जुड़े हुए हैं। ऋषभ जी, थोड़ा बहुत आंकड़े मैं भी बता देता हूं। अजय जी ने अभी कुछ आंकड़े बताए हैं और ईडी को लेकर जो सवाल उठते हैं वो सवाल आंकड़ों के साथ भी उठते हैं। जैसे नेशनल हेराल्ड की ही रिपोर्ट है, 2014 से 2022 के दौरान 121 राजनेता ईडी के जांच के घेरे में आए, उनमें से 115 नेता विपक्ष के थे। मतलब कि 95% नेता जो हैं जिन पर ईडी की कार्रवाई हुई वो विपक्षी दलों से ही ताल्लुक रखते हैं। सत्ता पक्ष के नेता क्या भ्रष्टाचार नहीं करते? क्या वो पैसों की हेरफेर नहीं करते? सर्वप्रथम मकर संक्रांति, लोहरी, आर्मी डे की मैं भी सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब आते हैं जो हमारे पूर्व के पैनलिस्टों ने अपनी बातों को रखा, मैं भी अपनी बात को रख रहा हूं। पहली बात तो ये एक शायरी अभी अजय वर्मा जी बड़े भाई साहब ने कहा, तो मैं भी एक लाइन कह देता हूं। नारे हैं आसमान में, विकास जमीन पर खो गया। नारे आसमान में, विकास जमीन पर खो गया। बंगाल पूछ रही रोजगार कहां, जवाब भाषा नब हो गया। तो बंगाल की हालत तो ये है, मैं खुद झारखंड से आता हूं और बंगाल के बॉर्डर से सटा मेरा प्रदेश है, और मैं ईडी पे भी जवाब देता हूं। और मीडिया की भी बात की तो मीडिया में बता देता हूं, अभी तो ये कहे कि उनको एक हलफनामा दिया जाता है कि आपको डिबेट इस टॉपिक पे की करनी है। मैं उस परिवार का सदस्य हूं जिसके पिताजी 1 साल जेपी आंदोलन में जेल में रहे। अरे पूरा का पूरा मीडिया हाउस जिन्होंने आपातकाल में जेल में जला दिया, पूरा आग लगा दिया, आज वो मीडिया स्वतंत्र हिटलर की बात कर रहे हैं। तो इतिहास अपना खंगाल ले और आईने के सामने चेहरा इंदिरा गांधी के हिटलर शासन को याद करके देख ले कि कौन सी शासन 75 से 70 के बीच चली थी। देश का ऐसा घिनौना लोकतंत्र, देश पे ऐसा घिनौना लोकतंत्र पे धब्बा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अब आते हैं दूसरी बात ईडी पे। ईडी के कन्विक्शन रेट पे जो बार बार बातें कही जा रही है, साहब मैं आपको बता देता हूं, कन्विक्शन रेट तब डिफाइंड होता है जब फाइनल कोर्ट का ट्रायल भी खत्म होकर रिपोर्टिंग आ जाती है। अरे भाई साहब, जो रिपोर्टिंग अभी लंबे अरसों से कोर्ट पे चल रही है, तो उसको कैसे कन्विक्शन रेट पे आप डाल देंगे? इतनी तो समझ होनी चाहिए।
तो जो कन्विक्शन फाइनल रिपोर्टिंग होती है वो कोर्ट ट्रायल के बाद जब कोर्ट का कंक्लूजन मोहर लग जाता है उसके बाद उसको कन्विक्शन रेट में दायरे में डाला जाता है। कई ऐसे मामले अभी न्यायालय के अधीन है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देश की लोकतंत्र की गुहाई देने वाले, देश की लोकतंत्र की चिंता करने वाले दो बातें मुझे स्पष्ट बता दे। झारखंड के अंदर जब ईडी गई, आदित्य साहू कह रहा हूं, धीरज साहू जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, लोहरदगा जिले से आते हैं, 300 करोड़ पकड़ा, वो क्या फूल निकला था साहब? अगर गई तो मिला या नहीं मिला? तीसरी बात मैं आता हूं कि जो बंगाल में कह रहे हैं कि 5 साल से सोई थी क्या, अब क्यों जाग गई, कुंभकर्ण का नींद। मैं बता देता हूं, शायद इनको ज्ञात ना हो, ये ईडी का वहां पे 5वां इस सिलसिले में रेड है। अभिषेक बनर्जी को भी समन था। और जो मामा जो कोलफील्ड की बात कर रहे हैं, आसनसोल के पास सलानपुर आता है, वहां से रैकेट चलाता था कोल का, उसके पैसे के हवाले को लेकर कई गतिविधियां पे काम की। अब तो लोकतंत्र के धज्जियां कौन उड़ा रहा है साहब? झारखंड में एक कर्मचारी को बुलाया गया ईडी के द्वारा, वहां पे पुलिस जाकर उसके हाथापाई कर रही है, पुलिस आके रेड मार रही है कि तुम क्यों बुला रहे हो? मींस जिसका जहां स्टेट रहेगा, ईडी लेकिन एक्शन लेगी तो आप उनके साथ हाथापाई करोगे। और ऋषभ तीसरी जी, बात मैं कहना चाह रहा हूं जी मेरा कहना है कि हाँ बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश में बहुत सारे राज्यों में है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में आप हैं, मध्य प्रदेश में आप हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में, तमाम ऐसे राज्यों में क्या ईडी के छापे क्यों नहीं पड़ते हैं वहां पर? क्या वहां पर कोई पैसों की हेरफेर नहीं होती है? मुझे लगता है वैभव मिश्रा जी, शायद आप उन पहलुओं को भूल गए, या फिर हो जाता है, मिस हो जाता है कभी। महाराष्ट्र में भी एनडीए के ही मंत्री के ऊपर पड़ा है और कोर्ट के थ्रू वो बेल लेकर बाहर है, उनके मंत्रालय भी गई हैं। तो आपको मैं बता देता हूं, जमीन के मामले में, पैसे महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में तो कहानी ही पूरी उल्टी है सर। अजीत पवार के ऊपर आपने क्या आरोप लगाया था? सरकार हमारी है, सरकार हमारी है ना, सरकार तो हमारी एनडीए की सरकार। क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को जेल भेजने की बात नहीं कही थी वहां पर, और आज उन्हीं को अपना डिप्टी बना लिया है? मैं आपको बता रहा हूं, जेल भेजने की बात तो यहां जो बैठे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जिनके साथ उन्होंने गठबंधन कर बैठा, उनको भी कहा था। राजनीति में जब एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते हैं और जब गठबंधन नहीं था तो उस समय परिस्थितियां अलग होती है, तो देश के इतिहास में रहा है। लेकिन एक भी ऐसा नेता जो ईडी के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड हो, उसको अमित शाह जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस दिन वो कन्विक्टेड हो या थे, हम उनसे दूरी बनाने में तनिक सा भी देरी नहीं करेंगे। और आज जो भी हमारे अंदर है उन पे रनिंग ट्रायल नहीं है, यह स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं। और तीसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। देश ने वो भी दिन देखा है, हम तमाशों की फौज लेकर नहीं चलते साहब। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, बहुत परेशान किया गया, हमने शालीनता से उनको सपोर्ट किया। लेकिन आज का दिन क्या है, अगर ईडी रेड मारती है तो केवल पॉलिटिकल पार्टी में नहीं मारती, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति जमीन खिसक जाती है तो सीना पीटने लग जाते हैं। तो ये एक बड़ा पहलू है। और समझने का विषय ये है, जो तो दो नंदो घोष, बंगाल में कहावत है, मेरा कोई दोष नहीं, सारा दोष आपका है। भैया गलती करोगे तो ईडी ही जाएगा, चोरी करोगे तो सहना ही पड़ेगा। ईमानदार रहते तो जनता सत्ता से दूर नहीं भगाई रहती। 3 इलेक्शन हार रहे, 89 इलेक्शन के मुखिया बड़े हार गए, केरल तक में हमारी सरकार एक्सटेंड हो रही है। कहने का विषय है कि जब तक आपके अनुसार सब चीज होता रहे तो बढ़िया रे, किसको दुहाई देते हो लोकतंत्र की? लोकतंत्र की धज्जी उड़ाया किसी ने सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने उड़ाया, सीना ठोक के कहता हूं मैं। चलिए अब सत्येंद्र जी के पास चलते हैं। सत्येंद्र जी, इन्हीं आंकड़ों पर आपसे भी सवाल पूछते हैं सर। जैसा कि अभी कुछ देर पहले अजय वर्मा जी ने बताया था और मैंने भी कुछ आंकड़े बताए कि 122 से 125 जो भी राजनेताओं पर ईडी का हंटर चला, उनमें से 115 तो विपक्ष के ही थे। सत्ता पक्ष के नेता ईडी के घेरे में क्यों नहीं आते सर? देखिए, बताएंगे, जरूर बताएंगे अजय जी, ऐसा नहीं है। मैंने यूपीए में भी काम किया है, तब भी राजनेताओं के खिलाफ मुकदमे थे, तब भी विपक्ष के लोगों का आंकड़ा ज्यादा था। चलिए छोड़िए, उस पर नहीं जाता हूं। आप कह रहे 122 में से 105 विपक्ष के लोग हैं। 115 मान ले साहब, 121 भी मैं मान लूं, लेकिन ईडी जो है पीएमएलए के तहत अपने आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। उसके लिए पहले किसी स्टेट एजेंसी, पुलिस, सीबीआई और अन्य एजेंसियों के द्वारा मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद ईडी की एंट्री होती है, वो भी स्पेसिफिक एक्ट और उनके सेक्शन होने चाहिए। पहली चीज, बहुत से जो मुकदमे हैं
वो वहां शुरू हुए जहां उस समय विपक्ष की सरकारें थी, पुलिस में मुकदमे दर्ज हुए और उनकी जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी। दूसरा कि विपक्ष के ही क्यों हैं, तो जनाब जिनके खिलाफ पुलिस या अन्य जगह एंटी करप्शन सीबीआई में मुकदमे दर्ज हुए, ईडी उन्हीं की जांच कर सकती, अपनी तरफ से शिव मोटो जांच नहीं कर सकती पीएमएलए में। एक मिनट, तो इसलिए विपक्ष वालों पे ज्यादा एफआईआर हुई, उनकी जांच हुई तो मुकदमे भी उनके खिलाफ ज्यादा हो गए। और ये इन्वेस्टिगेशन एक दिन में नहीं होता है। पीएमएलए के जो इन्वेस्टिगेशन है सबसे कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हम मनी ट्रेल को देखना है, हमें क्राइम नहीं देखना। ईडी को ये नहीं देखना कि किसने किसको मारा, कहां किसने रिश्वत ली। ईडी का काम है जब वो रिश्वत ले ली गई, उसके बाद उस पैसे का मूवमेंट कैसे लीगल सिस्टम में डाला गया, उसको ट्रेस करना है। तो ये सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो अपराधी है ये छोटे लोग नहीं है, ये बड़े लोग हैं। ये जो है बड़े बड़े जी सर फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सेवा लेते हैं। दूसरा कन्विक्शन रेट पे मैं पहले बोल दूं सर जी, नवंबर 2025 तक 56 केसेज में कोर्ट में फाइनल जजमेंट आया है। आउट ऑफ दैट 53 में कन्विक्शन हुआ है। कन्विक्शन रेट क्या है? 94.66%। इंडिया की किसी भी एजेंसी की हाईएस्ट है। सेकंड नंबर पे एनआईए जिसकी 91% है, सीबीआई की कन्विक्शन रेट 73% है। तो कन्विक्शन रेट पे तो प्लीज सवाल ना उठाएं, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। सत्येंद्र सर, महाराष्ट्र का ही एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की इस वक्त देश में ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि वहां पर नगर निगम के लिए आज चुनाव के लिए वोटिंग हुई है, कल उसके नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र सरकार में इस वक्त एक मंत्री हैं, उनका नाम छगन भुजबल है। वो कुछ सालों पहले विपक्ष में हुआ करते थे, एनसीपी के बड़े नेता हैं, शरद पवार के करीबी माने जाते हैं। उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, गिरफ्तार किया, वो जेल में रहे। जेल से निकले तब तक एनसीपी जो थी, अजीत पवार अपना खेमा लेकर बीजेपी के साथ हाथ मिला चुके थे। फिर उनका केस कितना आगे बढ़ा कितना नहीं, लेकिन वो फिर से जेल तो नहीं गए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री जरूर बन गए। ऐसा कैसे हो गया सर? जी ये राजनीति है, राजनीति पे मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन जहां तक कानूनी पहलू की बात है, ईडी ने ये नहीं हुआ कि कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। ईडी नहीं छोड़ सकती। ईडी ने जब एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया तो उसकी रिपोर्ट कोर्ट में जाती है। जजेज जो है वो फैसला करते हैं कि इनका केस बन रहा है नहीं बन रहा, मंत्री बने नहीं बने, उनसे ईडी का कोई मतलब नहीं है। तो ये सवाल ईडी से ना पूछा जाए। सत्येंद्र सर, हमारी न्याय व्यवस्था है जी। एक सवाल बिल्कुल आएंगे अभी आपके पास ऋषभ जी। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ईडी का बचाव करते हुए कहा कि उसके जो आरोप लगाए जिन्हें अधिकारियों द्वारा काफी गंभीर हैं और राज्य सरकार दखल देने की कोशिश कर रही है। आप जरा बता सकते हैं कि किस तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं ईडी के अधिकारियों को, और जो पश्चिम बंगाल में बीते दिनों हुआ था कि ममता बनर्जी कुछ फाइलें लेकर चली गईं, अपने हाथ में लैपटॉप लेकर चली गईं और ईडी के अधिकारी उनको रोक नहीं पाए। ये सब क्या राज्य सरकार के पास इतना अधिकार होता है मंत्री के पास कि वो ईडी के अधिकारियों के काम में दखल दे सके? देखिए यहाँ अधिकार की बात नहीं हो रही। जहां तक अधिकार की बात है, कोई भी सरकारी अधिकारी है, यदि वह अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसमें कोई भी बाधा पहुंचाता है वह गलत है, चाहे वो ईडी का अधिकारी हो, चाहे स्टेट पुलिस का अधिकारी हो, चाहे इनकम टैक्स हो या किसी अन्य एजेंसी का हो। अब रही बात क्या ईडी को इतने अधिकार नहीं? देखिए लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है स्टेट का। स्टेट में कौन देखेगा? पुलिस देखेगी। पुलिस का हेड कौन है? होम मिनिस्टर है। मतलब दुखद स्थिति यह है कि जिन लोगों पे संवैधानिक जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर की, और है कि वह लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ने दे, जो भी सरकारी अधिकारी हैं उनको सरकारी काम में बाधा ना डालें। ये तो वही बात हो गई, हमारे राजस्थान में कहते हैं यदि बाड़ी खेत को खाने लग गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा इस देश में। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम उचित टिप्पणी की है कि इस तरह से तो अराजकता फैल जाएगी, जो जिम्मेदार लोग हैं वही अराजकता फैलाएंगे जी। अभी सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा फैसला भी ले सकता है क्या? क्योंकि जो मेरा सवाल था वो ये था कि ईडी की कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में जो आईपैक का दफ्तर है। इसी बीच अचानक ममता पहुंचती हैं, वो जो वहां से वो कुछ चीजों को लेकर जाने लगती हैं, ईडी उस पर आपत्ति दर्ज करवाती है, लेकिन उनको रोक नहीं पाती क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर कोई कड़ा एक्शन ले सकता है?
देखिए, मामला न्यायपालिका में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फैसला क्या, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ममता आम बनर्जी आदमी की। होता तो गिरफ्तारी, ममता बनर्जी नहीं, पुलिस कमिश्नर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिनको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी थी वही ये काम करेंगे। आप इनको दोनों को भूल जाइए, इनकी जगह 4 गुंडे आते सड़क के और वो मारपीट करके कागज लेके भाग जाते, तो क्या होता? क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता? कानून सबके लिए एक सामान है, चाहे वह मुख्यमंत्री है या कोई और है। लेकिन यहां जो मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरा देश, पूरा राज्य ये समझता है कि इनको कानून की पालना करवानी है, वो उनकी तरफ देखते हैं, ट्रस्ट करते हैं। यदि जो ट्रस्ट करने वाला आदमी है, जिस पे ट्रस्ट किया जाता है, वही कुछ करने लगे गलत काम, तो अपराध उसका नैतिक रूप से ही ज्यादा हो जाता है। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। जी सर, अपने दर्शकों को बता दूं, ममता बनर्जी का आरोप है, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि आईपैक के दफ्तर में, आईपैक राजनीतिक प्रबंधन का काम करती है तृणमूल कांग्रेस के लिए, वहां पर चुनाव से जुड़ी हुई काफी सारी जरूरी सामग्री थी, दस्तावेज थे, जैसे कि कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं 2-3 महीनों के बाद, तो उसको वो अहम जानकारियां हासिल करने के लिए ईडी के अधिकारी पहुंचे थे दफ्तर में छापेमारी करने, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का और टीएमसी का। और उसी चीज को लेकर वो बाहर चली गई। उनका ऐसा कहना है कि जो लैपटॉप लेके गई थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण चुनावी जानकारी थी। अब चलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास चलते हैं। एक सेकंड, नहीं 5 सेकंड पहले मुझसे आप ले लीजिए, उनसे वो लेना। कागज क्या लेके गई, इसका फैसला तो कोई भी नहीं कर सकेगा। वो कहेंगी पार्टी के पेपर से लिस्टेड थी। देखिए, मेरे सवालों के भी जवाब ले लेना ना मेरा। हवाला के कागजात, हवाला के डॉक्यूमेंट चले गए, कौन करेगा फैसला? जो चीज चलेगी उसका फैसला कैसे होगा? बिल्कुल, दोनों अलग अलग दावे हैं। अजय जी, आपका क्या कहना है सर? नहीं, मेरा आप पहले आई व्यू ले लीजिए, ताकि फाइनली आप सरकार से ले लें। भाई, इनकी सरकार है, राजाओं की सरकार है। राजा साहब से बाद में पूछ ला, पहले बिरजा साहब से पूछ लीजिए। आप भी तो राजा थे सर, बहुत सालों तक। वो तो 2014 में जनता ने हमें ये समझा कि भाई आप डकारा हैं, भगा दिया। उसके बाद देश के हालात उठाए, 50 लाख हजार रुपए करता, 2,55,000 करोड़ रुपए कर्जा हो गया, 16 लाख हजार करोड़ रुपए मित्रों का माफ कर दिया गया, और मैं हाई बेरोजगारी, महंगाई और देश की हालात गिनाऊंगा, इंडेक्स तो फिर छोड़िए, डिबेट खत्म हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता था आपसे, केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया। अभी एक सवाल जो है, हमारे सांसद ने, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब ने पूछा ईडी से ही, जो अभी आप बता रहे थे ना, कि सरकार ने पंकज चौधरी साहब ने जवाब दिया कि 1/1/2019 से 31/10/2019 के बीच पिछले 5 वर्षों के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में ईडी द्वारा दर्ज मामलों में 911 अभियोजन शिकायतों में से 654 मामलों ने सुनवाई पूरी हुई और 42 मामलों में दोष सिद्धि हासिल करने में सरकार सफल रही। यानी केवल 42 मामले, उसमें से अपोजिशन का कोई आदमी नहीं था जो मिला। मेरा थोड़ा सुन ले सर। फिर जब कोई नहीं था, सर आऊंगा आपके पास। और अभी आपने महाराष्ट्र के ऊपर पूछा, तो जब इन्होंने माँ माटी मानुस को छलनी किया एकनाथ शिंदे साहब की तरफ, और इनके 2-3 जो एमएलए थे, मुकदमे थे ईडी में भी, उनके खिलाफ, छगन भुजबल साहब के खिलाफ, अजीत पवार साहब के खिलाफ, आदर्श चाबहार समिति घोटाले में चाबहार साहब के खिलाफ हमारे कांग्रेस के भी नेता थे वो। लेकिन अब पोर्टल से देखिए, ईडी जो है जेल में केवल हेमंत सोरेन जाएंगे, सत्येंद्र जैन जाएंगे। मैं कोई अपोजिशन का प्रवक्ता नहीं हूं, या मैं ममता जी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो जनता की बात कर रहा हूं। अगर जाएंगे तो केजरीवाल जाएंगे, व्यापम घोटाले के हेड शिवराज सिंह मामा कब जेल जाएंगे, रमन सिंह साहब खाद्यान्न घोटाले हजारों करोड़ के कब जेल जाएंगे, पानी घोटाले में आसाम के मुख्यमंत्री जो पोर्टल पे थे हेमंत विश्व कब जेल जाएंगे, शुभेंदु अधिकारी जो चिटफंड मामले में शारदा में थे वो कब जेल जाएंगे, अजीत पवार साहब जो उस घोटाले में थे कब जेल जाएंगे, चाबहार साहब कब जेल जाएंगे। ये तो है लीगल नाम, और मैं आपको 100 नाम और गिना दूंगा जो ये लिए जेल नहीं जाने के। चूंकि अजय जी, कल एक फाइनल कर दो सर, कल मेरे ख्वाब में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हिरेन पांडा और जस्टिस सीबीआई के जस्टिस लोआ आए थे। उनकी आत्माएं अभी भी ब्रह्मांड में भटक रही हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है। वो पूछ रहे हैं कि हमारे हत्यारों को सजा कब मिलेगी। तो पूरा देश जानना चाहता है
कि जस्टिस लो। और गलवान में संतोष बाबू मेरे यहाँ आए थे कल, गलवान के जो वो कर्नल संतोष मारे गए आर्मी के, 20 लोग हमारे शहीद हो गए, और उसी चाइना के मिनिस्टर के साथ बीजेपी गलवैया करके अपनी रेड कारपेट ऑफिस में देकर उनको व्यापार खोल रहे हैं। बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। अजय और सर, इनके कुछ जवाब ले लेते हैं अजय जी। इनके कुछ अंधभक्त झालर फोड़कर एक गैंग बना था 2014 में, उस गैंग का नाम है बीजेओ, भारत जलाओ ऑर्गेनाइजेशन। उसके लोग 2-4 झालर फूकेंगे और कहेंगे चाइना मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद। चाइना में क्या हो रहा है, ये बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। कर्नल संतोष बाबू की आत्मा बहुत तड़प रही है, उन्हें भी मुक्ति नहीं मिली। चलिए अजय जी, आप पूछ लीजिए जरा। ऋषभ जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ऋषभ जी, आपका क्या कहना है? लीजिए, कई सारे घोटालों में जवाब ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई सारे घोटालों के नाम गिनाए हैं अजय जी ने, और उन घोटालों में जो आरोपी बनाए गए थे उनके भी नाम गिनाए हैं, और पूछ रहे हैं कि क्या वो लोग जेल जाएंगे? देखिए साहब, एक बात बताता हूँ, चोर हमें नहीं बताएगा कि जेल किसको भेजना है। स्पष्ट है कौन जेल जाएगा नहीं जाएगा इतना तो पता नहीं। राहुल गांधी एक दिन जेल जरूर जाएंगे क्योंकि बेल पे बाहर घूमते फिर रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट कहता हूं साहब कि कोई भी, अरे मामा जेल नहीं गए, फलना जेल नहीं गए, काहे को नहीं डाल दिया था भाई केस? एक केस नहीं है उठा के। ये कांग्रेस बताएगी क्या किसको जेल भेजना नहीं भेजना है? ये हमारी सरकारी संस्थाएं और वो डिसाइड करेगी। क्या नहीं बोलते राहुल गांधी को जाके एफआईआर डाल दे और कार्रवाई करवा ले? डालेंगे कुछ नहीं, भैया मैं खो गया कंप्लेंट करेंगे कुछ नहीं, केवल आके देश को गुमराह करने का काम रह गया। और कहते आत्माएं घूम रही है, बेशक घूम रही है। 1983 दंगों की वो सिखों की भी आत्माएं घूम रही है। 75 से 77 में चलाए गए आगजनी की भी आत्माएं घूम रही है। 26/11 में इतने लोगों की मृत्यु हो गई और मौन धारण करके वहां के प्रधानमंत्री यूपीए के रह गए। हिम्मत तक नहीं हुई पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने की, उनकी भी आत्मा घूम रही है। उन सैनिकों की आत्मा घूम रही है। नेहरू जी को खुद के लेने के लिए सूट था लेकिन हमारे सैनिकों को देने के लिए बूट नहीं था, उनकी भी आत्मा घूम रही है। आत्मा उन युवाओं की भी घूम रही है जिसको आज तक 2 एम्स से लेकर 16 एम्स नहीं दे पाई। आत्मा उन महिलाओं की भी घूम रही है जिसको शौचालय लेने के लिए बाहर निकल के जाना पड़ता था, उसकी चिंता तक कांग्रेस नहीं कर पाई। आत्मा उन मीडियाओं की भी घूम रही है जिसको आपातकाल में जला दिया गया था। आत्मा उन हमारे रेडी ठेली वाले को भी घूम रही है जिसको पेंशन देने का भी एक बुनियादी काम इस सरकार, निकम्मी सरकार कांग्रेस की नहीं कर पाई थी। तो कहने का विषय यह है कि बैठ कहने के लिए कुछ नहीं है। एक जो घिसा पिटा डायलॉग किए देते बीजेओ बीजेओ, तो मैं भी बता देता हूं, बीबीबीसी, भारत विरोध बीमारी सेल, इनको आदत हो गया है केवल विरोधाभास का। बंगाल की परिस्थिति पे आज तक राहुल गांधी बोलेंगे नहीं, यूपी में कुछ होगा तुरंत कुदक कर आ जाएंगे, झारखंड में आदिवासी महिला जलते रह जाएगी, बोलेंगे नहीं, लेकिन जहां भाजपा को घेरने का मौका दिखेगा तुरंत कुदक कर आ जाएंगे। कहने का विषय यह है, बंगाल क्या कह रहा है साहब? बंगाल कह रहा है कि बंगाल को शांति चाहिए, जवाब में नारा मिला, लोकतंत्र को संवाद चाहिए और उन्हें डर का सहारा मिला। मानवता का गला घोटा गया है बंगाल में, ईडी के ऊपर लाठीचार्ज कराई गई बंगाल में। और झारखंड में क्या हुआ साहब? अगर कोई पूछताछ के लिए बुलाएगा तो मारपीट करोगे, जवाब मांगिए कांग्रेस के प्रवक्ता से तो जवाब होगा नहीं। और मैं स्पष्ट कर रहा हूं, इतने दूध के आप धुले थे साहब तो काहे को नहीं सरकार में वापस आ पाते हो? और जब इल्जाम लगाते हो संस्थाओं पे तो जहां जीत जाते हो वहां इस्तीफा क्यों नहीं देते नजर आते हो? कहने का विषय यह है कि इनके पास कथनी करने के लिए कुछ नहीं है, केवल एक रोना है। और जहां देश की बात है, चाइना की बात है, और आपको मैं बता देता हूं आज खिलौनों के मामले में हम एक्सपोर्ट मिलियंस में कर रहे हैं और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी चीज को शुरुआत करने के पीछे नीति और नियत होता है। हमने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, हमें विश्वास है कि आने वाले 10 सालों में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा और सशक्त रूप से बढ़ेगा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने का क्या उद्देश्य था आपकी पार्टी का? मैं बता देता हूं, पार्टी का उद्देश्य होता नहीं है, शायद आपको पता होना चाहिए कि ये यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और ब्यूरोक्रेटिक एक्सचेंज प्रोग्राम ये दशकों से चला आ रहा है और चाइना के साथ कोई बायलैटरल टॉक हमारा मरा नहीं है और ये कोई स्टॉप नहीं है। उनकी जब संस्थाएं आकर यहां पे भारत में, केवल वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नहीं जाती साहब, अनेक अनेक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय भी जाती है और पहले से होते आ रहा है। कहने का विषय यह है कि चाइना के साथ इन लोगों का तब रिलेशन क्या था जब गलवान में घटना घटी तो राहुल गांधी जी वहां चाउमीन खा रहे थे। तो पूछने का संदर्भ यह है, भारत के नागरिकों को सदैव पता है कि राष्ट्र हित की जब बात आएगी तो कांग्रेस की नीति क्या दिखती है, राहुल गांधी की नीति क्या दिखती है। मणिशंकर अय्यर क्या कहते थे कि भैया हमें लाओ, मोदी को हटाओ, किसके आगे जाके हाथ जोड़ते नजर आए थे। ये भारत की जनता ने देखा है, तभी हमें इनके गुमराह करने के बाद भी पुनः तीसरी बार चुना है। और मैं बता देता हूं, 99 240 से छोटा होता है। अगर ये कहेंगे हमने रोक दिया तो भाई साहब चुनाव में गुमराह एक बार कर सकते हो, बार बार सिक्का
चलने का नहीं। उसके बाद ही हरियाणा चुनाव हुआ, महाराष्ट्र चुनाव हुआ, झारखंड में आप जीते, 2 जगह हम जीते। तो यहां भी कन्विक्शन रेट देख लीजिए। तो झारखंड में आपको जीत नहीं मिली, इसलिए ईडी भेज दिया आपने। की बात कर रहे हैं ना, तोड़ मरोड़ की बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूं। एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी को अलग रिफॉर्म किया जस्ट बिकॉज उद्धव ठाकरे की सत्ता सुख के कारण। उद्धव ठाकरे और हमारा प्री पोल्ड अलायंस था, हमारी नीतियों पे चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के विकास की नीतियों पे वोट मांगे, मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगे, और जब जीत कर आ गए तो आहारे कितना सूत सकता, कैसे दूर होए, लादे मुझे बड़ा प्रीत होए। जो सत्ता सुख नजर आया ना, बेटा मोह नजर आया, वो उन्हें सत्ता से दूर किया है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली दूर नहीं की है। चलिए ऋषभ जी, अब सत्येंद्र जी के पास चलते हैं। अपनी इस बातचीत के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। सुन लीजिए सर, अजय पहले जी। ये तय करो कि सर एक पहले मैं कह लूं फिर कहना, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। मित्रों, पहले मैं सोचता था कि मुझे शायद मेरी माँ ने जन्म दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, ये नॉन बायोलॉजिकल। अजय सर, हम विषय से थोड़ा भटक रहे हैं सर, ईडी पर बात कर रहे हैं। सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बार बार बोलो, झूठ बोलो, तेज बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, ये झूठ की दीवार उगाते हैं और तेज आवाज में। सर, जवाब ले लेंगे तो लाल किले पे चढ़ के बिल्कुल, ऋषभ जी अभी आ रहे हैं। सत्येंद्र सर से थोड़ा 1-2 सवाल है वो पूछ लेते हैं। 10 सेकंड का ले लें सर जवाब, 10 सेकंड का, 10 सेकंड का, तो मैं 10 सेकंड का, 10 सेकंड का जवाब जी बोलिए ऋषभ जी, 10 बोलिए। सेकंड जवाब, भारत की पूरा होने दीजिए, 10 सेकंड का जवाब ले लें सर। होने दीजिए, इनका 10 सेकंड बाद में लेना। अभी ये बहुत देर बोल चुके हैं, तो मैं कह रहा हूं ये जोर झूठ बोले कौवा काटे, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। नकली आंकड़े, मेरी किसी बातों का कोई जवाब दिया नहीं। चाइना के फटाके अंधभक्तों से फोड़वा देंगे, झालर 10 रुपए वाली, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। और चलिए अजय जी, ऋषभ जी क्या कहना है आपका? 10 सेकंड जवाब जी बिल्कुल, 10 सेकंड आपके पास है। 10 सेकंड का जवाब ले लें जी। पहली बात तो ये, मैं अभी मुंबई था, वहां पे वैकेंसी है कपिल शर्मा शो में मिमिक्री आर्टिस्ट की, और भाई साहब बड़ा अच्छा करते हैं, वहां जा सकते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि एक बात मैं इनके लिए कह देता हूं, जनता से बड़ी चाहत क्या होगी, जनता से बड़ी चाहत क्या होगी, सेवा से बड़ी इबादत क्या होगी। जिसे मिल जाए आप जैसा विपक्ष, अजय वर्मा जी, जिसे मिल जाए आप जैसा विपक्ष, उसे बड़ा स्टार प्रचारक की जरूरत क्या होगी। अरे भाई साहब, हम भगवान से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जैसा हमें विपक्ष मिला है। ऐसे ही झूठे आंकड़े बोलते रहिए, एक ही डायलॉग हर चैनल पर रटते रहिए, जनता चुनते हमें रहेगी, क्योंकि जनता को पता है अंत्योदय मूलमंत्र से सामाजिक समरसता के साथ विकास की नीतियों पर कौन सरकार कर रही है। चलिए सत्येंद्र सर के पास चलते हैं। सत्येंद्र सर, छोटे छोटे सवाल हैं कई सारे। अजय जी आप रुक जाइए, सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। अजय जी, सत्येंद्र सर मेरा सवाल ये है कि जैसा कि अभी अजय जी ने कुछ देर पहले कहा था, क्या ईडी के जो अधिकारी होते हैं और भी जांच एजेंसियों के जो अधिकारी होते हैं, उन्हें क्या सत्ता का डर नहीं होता है? कोई भी बड़े पद पर जो भी अधिकारी हो, क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर वो सत्ता के कहे अनुसार नहीं चलेंगे, सत्ता जो चाहती है वो नहीं करेंगे, तो फिर उनका भी हाल अशोक खेमका जैसा हो सकता है, जिनका ट्रांसफर होता रहा, या फिर उन्हें अमिताभ ठाकुर जैसे जबरिया रिटायर करवाया जा सकता है? देखिए, आप ये सिंगल आइसोलेटेड उदाहरण ले रहे हैं। अब अशोक खेमका किसकी सरकार में उन्होंने काम नहीं किया? क्या भाजपा की सरकार में ही काम किया? तो जवाब सबको देना पड़ेगा। मतलब एक तरह से ये इशारा किया जा रहा है कि राजनेता जो हैं वह प्रशासन पे हावी रहते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है। इक्का दुक्का लोग दबते होंगे। सत्येंद्र सर, यदि मोर देन 70% ऑफिसर्स ईमानदारी से काम करते हैं, कानून सम्मत काम करते हैं, वरना इस देश में अब तक अराजकता फैल गई होती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, संस्थाओं पे अंगुली मत उठाइए। आप अपने आप पे अंगुली उठा रहे हैं तो संस्थाओं पे अंगुली उठा रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप को गिरफ्तार किया गया, उनसे पॉपुलर तो ये नेता नहीं है। सड़क पे कोई आया, बीड़ी इकट्ठी की उन्होंने, दोबारा जीत के आए। मैं उनकी पॉलिसी को अप्रूव नहीं कर रहा, लेकिन ये कहना कि संस्था ने किसी को पकड़ लिया, संस्था दूसरों के दबाव में काम कर रही है। मीडिया गोदी मीडिया है, अंधभक्त हैं, ये वो हैं, ये संस्थाएं तोता हैं। सिर्फ और सिर्फ एक न्यायपालिका को छोड़कर सब पे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन पे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जानते हैं कि जो आरोप लगाएगा वो सलाखों के पीछे होगा। बाकी सब तो कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है।
चाहे वो मीडिया है चाहे सरकारी अफसर है। सरकारी सत्येंद्र अफसर जी, तो सबसे निर्भय प्राणी है, वो जवाब दे ही नहीं सकता। विपक्ष के तो बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं, वो तो अब खुलेआम कहने लगे हैं कि हमने उन अधिकारियों का नाम लिखना शुरू कर दिया है जो भाजपा के इशारे पर काम करते हैं, और जब भी हम सत्ता में आएंगे उनसे हिसाब चुकता किया जाएगा। मैं माफी चाहूंगा, फैसला जनता करेगी कि सत्ता में कौन है। चलिए, अब अपनी इस बातचीत को अब हम खत्म करेंगे। ऋषभ जी, कुछ कहना है आपको? सर बस इतना कहना है कि जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, अजय वर्मा जी आपको तिलकुट और दही चूड़ा भिजवाएंगे साहब, थोड़ा मिठास लाइए। सत्ता में रहेंगे, गर्माहट बनी रहती है, लेकिन आपका रहना भी जरूरी है हमारे लिए, इसलिए ताकि भाई विपक्ष में कम से कम हम भी चाहते हैं मजबूत विपक्ष हो। फुल टॉस खेलने में मजा नहीं आता है, और कम से कम सत्य की बोली बोलिए ताकि विपक्ष के बाद कभी सत्ता में आए तो अपने इतिहास में आपको शर्म ना आए। चलिए, अजय जी, एक आखिरी टिप्पणी सर इस बातचीत की। सुब्रमण्यम स्वामी इन्हीं के वरिष्ठ नेता हैं, और वो पूछ रहे हैं कि वो फाइल जो अमेरिका में पिस्टन खुल रही है, जब उसमें आएगा तो परम संत आसाराम बापू के शिष्यों का क्या होगा। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ देश की सरकार से कि आखिर होगा क्या जब वो खुलेगा, जब सरकार जाने के बाद। ट्रंप तो जेल चला जाएगा, लेकिन अभी 2 नाम खुले हैं हिंदुस्तान के भी, जो फोटो आए हैं, सारी चीजें आई हैं, उनका क्या होगा। सुब्रमण्यम स्वामी साहब के वीडियो बता दें, वो बता देंगे। मैं नहीं कह रहा इन्हीं के नेता है, इन्हीं के नेता है। तो केवल मैं ये कहूंगा कि सरकार और सरकार के जितने अधीनस्थ बोर्ड या संस्थाएं ईमानदारी से काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और बेईमानी का एक दिन घड़ा जरूर फूटता है, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, अजय वर्मा का हो, ऋषभ का हो, या हमारे डायरेक्टर साहब बैठे इनका हो। अगर बेईमानी होंगे तो उनके ऊपर डंडा ईश्वर का चलेगा। लोकल अदालत को छोड़ दीजिए, ऊपर की अदालत में बहुत बड़ी जान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए अजय जी, आपका बहुत धन्यवाद वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, और बाकी हमारे और भी मेहमानों का भी शुक्रिया वन इंडिया के साथ अपनी बातचीत साझा करने के लिए। और ईडी पर विवाद जारी है, अभी से नहीं, बहुत सालों से जारी है। ईडी पर आरोप लगते हैं विपक्ष के द्वारा कि ईडी सत्ता के इशारों पर काम करती है, वहीं सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं, ईडी के अधिकारी कहते हैं कि नहीं, ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष होती है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ईडी के अधिकारी काम करते हैं। तो ईडी का विवाद अभी जारी है, जारी रहेगा भी, और इस पर और भी जो भी अपडेट आएगी वो आप हमारे वन इंडिया पर चैनल पर आप देख पाएंगे। तो तर्कश में फिलहाल के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए वन इंडिया।